friends, welcome to my channel A News Brain. I hope you all are preparing well for your NEET exam. So guys, we are continuing with this chapter Cell the Unit of Life और जो आज का टॉपिक है वो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो ये जो सेल एनवेलप है वो बैक्टीरियल सेल का सेल एनवेलप है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बैक्टीरियल सेल अभी खत्म नहीं हुई है, उसी का सेल एनवेलप हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन को मैंने अलग से क्यों रखा, क्योंकि ये सेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसका अलग से पैराग्राफ दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, तो अलग से पैराग्राफ दे रखा है यानी कि वहां से अलग से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत सारे जो ये सेल एनवेलप है, ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है, राइट। तो इन तीनों लेयर से ना काफी क्वेश्चन आते हैं आपको। ओके बच्चों, तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ और क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 3 लेयर्स है मैंने बना के रखी है। जो इनर मोस्ट वाली लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। सो द इनर मोस्ट, द ब्लैक वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो हमारी मिडल वन है, ठीक है, वो सेल वॉल है, और जो हमारे आउटर मोस्ट है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो 3 लेयर्स हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों, क्या सारी बैक्टीरियल सेल में ऐसा ही सेल एनवेलप होता है? ऐसी बात नहीं है, ये डिफर करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, क्योंकि इस ही सेशन में हम आगे पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना, तो किसमें कौन सा आउटर लेयर होता है या नहीं होता है वो उसके बेसिस पे है ना, और वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए सारी बैक्टीरियल सेल में ये वाला सेल एनवेलप नहीं होता कि भाई 3 लेयर स्ट्रक्चर ही हो, है ना, ऐसा नहीं होगा। किसी में 2 लेयर्स हो सकती हैं, किसी में सिंगल लेयर भी हो सकती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लेयर से शुरू करते हैं, विच इज ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस वर्ड पे जाते हैं, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, राइट। तो इसका मतलब होता है शुगर कोट, ठीक है, लिटरली इसका मतलब एक शुगरी कोट होता है। तो बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो उसको आउटर एनवायरमेंट से, ठीक है, सेपरेट करती है वो अंदर के साइटोप्लाज्म को, तो वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज द शुगर कोट। अगर हम थोड़ा सा और बारीकी में देखें, सो दिस लेयर कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो बच्चों, आपने प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में तो पढ़ा होगा कि भाई ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं, हमें ये खाने से प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि बीन्स एंड ऑयल से प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, एंड जो लिपिड्स हैं ये फैट्स में आते हैं। कुछ इतना तो सभी को पता होगा। पर ये जो ग्लाइको वर्ड मैंने इसके आगे लगा दिया है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, जब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। सेम विद ग्लाइकोलिपिड, जब कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच होती है किसी लिपिड के साथ तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोहाइड्रेट चेन एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की ओलिगोसेकेराइड की चेन होती है और प्रोटीन के साथ जब ये अटैच कर जाते हैं तो भाई ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। जब ये लिपिड के साथ अटैच कर जाते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ये वाली दोनों चीजें मैं आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और क्या होते हैं ग्लाइकोलिपिड, और व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, ये भी एक सोचने वाली चीज है। तो इसीलिए क्योंकि दिस लेयर कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और ये दोनों क्या चीजें होती हैं? व्हेन प्रोटीन कंबाइंड विद कार्बोहाइड्रेट एंड व्हेन व्हेन लिपिड कंबाइंड विद कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड की होती है ये लेयर। ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसा खास नहीं है, बट समझाने के लिए ही मैंने आपको लिखवाया है।
नाउ ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड इट हेल्प्स इन एडिशन। एडिशन में भी हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट है इसी लाइन में, इट हेल्प्स इन एडिशन। एडिशन में हेल्प करती है। व्हाट इज एडिशन? जब ये बैक्टीरियल सेल मूव कर रही होती है और इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एडहेर होना है, रुकना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के जरिए उस सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगी। सो दिस लेयर हेल्प्स इन एडिशन। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। नाउ दिस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर डिफर्स इन कॉम्पोजिशन, ठीक है, और डिफर्स इन थिकनेस। So this layer differs in thickness and chemical composition। ये थिकनेस में डिफर करती है और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बैक्टीरियल सेल में। ओके, चलो देखते हैं थिकनेस में कैसे डिफर करती है। किसी किसी बैक्टीरिया के पास ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये थिन होती है। सो इट मे हैव, ठीक है, सो या इट मे हैव, या फिर हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट, ठीक है। अगर ये बहुत लूज शीट की फॉर्म में, थिन फॉर्म में प्रेजेंट हो, सो इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। और अगर ये थिक होती है और टफ होती है तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर ये होती है थिक और टफ कवरिंग तो इसको कहा जाता है कैप्स्यूल, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है नीट में, भाई आपसे पूछ लिया जाएगा व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट इट इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके आगे, कैप्स्यूल, स्लाइम लेयर, और 2 ऑप्शंस और दे देंगे, इट इज कॉल्ड सेल वॉल, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जब लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। जब टफ कवरिंग और थिक कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड कैप्स्यूल। डन विद दिस, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहां से, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आपको समझ आ गया एंड डिफर्स इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ये भी चीज देख लेते हैं। नाउ क्या होता है कि इन दोनों लेयर्स के पास पॉलीसेकेराइड होता है। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबी चेन बनाते हैं उनको पॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये दोनों के पास, चाहे वो स्लाइम लेयर हो या फिर वो कैप्स्यूल हो, दोनों के पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। बट वन में कंटेन, ठीक है, और सम ऑफ द लेयर्स में कंटेन प्रोटीन्स ऑल्सो, और किसी किसी के पास आपको प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। तो दे डिफर्स इन केमिकल कॉम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल। सेल वॉल हमारी सेकेंड लेयर है, ठीक है, एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज द फर्स्ट लेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल वॉल हमारी जो मिडल लेयर है, ये क्या करती है? सबसे पहला पॉइंट, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल को एक शेप देती है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है बैक्टीरियल सेल को, ताकि वो बैक्टीरियल सेल कोलैप्स ना हो जाए और बर्स्ट ना हो जाए। तो इसी की वजह से बहुत सारी बैक्टीरियल सेल जो है बहुत अच्छे लाइफ स्पैन के साथ, बहुत अच्छी चीजों के साथ वो रह जाती हैं। बहुत टफ कंडीशंस में भी वो उसमें भी वो सफर कर लेती हैं, रह जाती हैं वहां पे। क्यों भाई? बिकॉज दे हैव सेल वॉल। इफ दे हैव सेल वॉल तो वो लॉन्ग लास्टिंग जिएंगी। ओके, सो सेल वॉल provides a strong structural structural
सपोर्ट, ठीक है, इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है, सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करवाता है और ये सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। नाउ इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस लेयर इज रिजिड ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकिन, क्यों ये इतनी रिजिड लेयर क्यों है, ठीक है, दिस लेयर इज रिजिड ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है भाई। अभी जो पेप्टिडोग्लाइकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्टिडोग्लाइकिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेप्टिडोग्लाइकिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है वो पेप्टिडोग्लाइकिन है। नाउ व्हाट इज दिस पेप्टिडोग्लाइकिन? ये जो पेप्टिडोग्लाइकिन है इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सेकेंड, it is also called murine. Third, it is made up of sugars and amino acids, ठीक है। तो ये जो म्यूरिन है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है शुगर्स प्लस अमाइनो एसिड्स की, शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। यहाँ पे अमाइनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन के स्ट्रैंड्स में अमाइनो एसिड जो है वो क्रॉस लिंक करते हैं, इस तरीके से फॉर्म होती है ये पेप्टिडोग्लाइकिन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमारी बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन करती है, क्योंकि वो बाइनरी फिजन के जरिए ही अपना रिप्रोडक्शन करती है, तो जब भी वो बाइनरी फिजन करती है पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सेल वॉल कह सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर भी इसे कह सकते हैं, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है कि दिस पेप्टिडोग्लाइकिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। तो किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, इट हैज पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, सेल वॉल की जगह पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर लिखा होगा, क्योंकि भाई ये जो है ये बहुत चीजों में हेल्प कर रही है उसको, क्लियर है, बहुत रिजिडिटी भी दे रही है उसको। तो ये सेल के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो क्या है कि सपोज हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हमें क्या हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए हैं अब हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए हैं बॉडी के अंदर, और बैक्टीरिया के ऊपर भाई उनकी लेयर भी है पेप्टिडोग्लाइकिन वाली, बड़े खुशी से घूम रहे हैं ये हमारी बॉडी के अंदर। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं और एक एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं विच इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक उनमें से एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की जो सेल है, जो स्पेशली द पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, ठीक है, उसकी क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है। पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग कर रहे होते हैं, और ये जो पेनिसिलिन है इट इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड इन पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, इट inhibit the cross linking of amino acid in peptidoglycan layer। तो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं उनकी क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करने का काम करती है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर फॉर्म नहीं हो पाएगी। जब वो नहीं फॉर्म हो पाएगी तो आसानी से उसको बर्स्ट करना, ठीक है, पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनकी वजह से बैक्टीरियल का जो सेल है उसमें लिसिस हो जाता है, बैक्टीरियल सेल लिसिस हो जाता है। जब सेल लिसिस हो जाएगा तो फाइनली उसकी सेल वॉल को टूटने की वजह से वो मर जाएंगे, बैक्टीरियाज मर जाएंगे वहां पे। तो इसीलिए ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है, और ये पेप्टिडोग्लाइकिन पे जाके डायरेक्ट अटैक करती है, ठीक है, एंड इट कॉज सेल लिसिस, ठीक है, ये सेल लिसिस करती है और हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से
बच जाते हैं, कहते हैं सेफ हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं हमारी बॉडी में। 2 लेयर्स की हम बात कर चुके हैं, ग्लाइकोकैलिक्स एंड द सेल वॉल, जो 2 लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट थी। पेप्टिडोग्लाइकिन और इस वाले जो कंसेप्ट है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग वाला, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स में स्लाइम लेयर और कैप्सूल से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन से अगर थोड़ा टफ एग्जाम हुआ तो म्यूरिन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल होती है ये बैक्टीरियाज के केस में। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों लेयर यानी कि सेल एनवेलप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद ग्राम स्टेनिंग पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ये जो टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, ये डेवलप की थी ग्राम ने, ठीक है। ये टेक्निक जो थी तो साइंटिस्ट के नाम पे ही इन टेक्निक का नाम रखा गया, डेवलप्ड बाय ग्राम। ये जो टेक्निक है इससे उन्होंने 2 तरीके के बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था। उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया कि कुछ बैक्टीरिया स्टेन ले रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया स्टेन नहीं ले रहे हैं। तो इसी हिसाब से इस टेक्निक से 2 तरीके के बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। डिस्टिंग्विश कर दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ स्पेशल technique used to classify 2 types of bacteria. 2 types of bacteria. ओके, तो यहां पे 2 टाइप क्या थे? वो 2 टाइप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। तो 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया। अच्छा, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ये स्टेन ले लेते थे, सो दे टेक अप द स्टेन, ठीक है। इन्होंने स्टेन ले लिया, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुए। ये वाले जो बैक्टीरिया थे ये स्टेन नहीं ले रहे थे, ठीक है। यानी कि जब इन्हें स्टेनिंग की गई स्टेनिंग टेक्निक से तो ये इन पे कोई इतना डार्क कलर नहीं आया, ठीक है, एज सच जो इन पे आया था। ओके, सो दे डू नॉट रिटेन द स्टेन। हम ये लिख सकते हैं, दे डू नॉट रिटेन द स्टेन। नाउ व्हाट मे बी द रीजन? क्या हो सकता है? क्योंकि इन बैक्टीरियाज के पास जो आउटर लेयर थी, जो आउटर मेम्ब्रेन थी, वो एब्सेंट थी, ठीक है। इसीलिए ये स्टेन इन्होंने स्टेन ले लिया जल्दी से। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट और इस केस में जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो प्रेजेंट थी, इसीलिए इन्होंने स्टेन नहीं लिया, ठीक है। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। भाई इन्होंने स्टेन क्या बोलते हैं नहीं लिया और इन्होंने स्टेन ले लिया क्योंकि भाई इनके पास जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट थी। नाउ इनमें एक और डिफरेंस है पेप्टिडोग्लाइकिन के हिसाब से भी। तो इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है वो थिक होती है और उसी वजह से इन लोगों ने ज्यादा स्टेन ले लिया, मतलब ये लोग ज्यादा डार्क दिख गए, ठीक है। तो यहाँ पे होती है थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव थिक सेल वॉल, है ना। मैंने आपको बताया था, या तो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर कह सकते हैं या फिर सेल वॉल कह सकते हैं। सो दे हैव थिक सेल वॉल एंड दे हैव थिन सेल वॉल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर। ये जो लेयर होती है सेल वॉल की जो लेयर होती है वो लगभग 20 से 80 नैनोमीटर की हो सकती है। ओके, 20 से 80 नैनोमीटर की रेंज में। एंड दिस लेयर, दिस सेल वॉल कंटेन्स 70 to 80% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे
थिन पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, थिन पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है, कितनी होती है? 7 से 8 नैनोमीटर की। 10 से 20% पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है इस वाली सेल वॉल में, इनकी सेल वॉल में। ओके, तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। 70 to 80% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन एंड 10 to 20% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। डन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में, वो होते हैं हमारे बेसिलस, ठीक है, रॉड शेप वाले बेसिलस हो गए, देन लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ पे जो एग्जांपल्स होंगे जैसे कि ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, ठीक है, और एसिटोबैक्टर हो गया। ये हमारे किस में आएंगे? ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आएंगे। मैंने पॉजिटिव को ऐसे लिखा है, नेगेटिव को ऐसे लिखा है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप फुल भी लिख सकते हो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो क्या डिफरेंसेस है दोबारा से देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्यों भाई ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है? पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल वॉल किसमें थिक होती है, किसमें थिन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है और किसमें प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ एग्जांपल्स, बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, यहाँ पे एग्जांपल ई कोलाई, साल्मोनेला, एसिटोबैक्टर, ये एग्जांपल्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्राम स्ट्रेनिंग एंड इट इज डेवलप्ड बाय ग्राम, ये बहुत इजी पॉइंट है, आपको पता ही होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस कभी फ्रेम नहीं होंगे कि भाई ग्राम स्ट्रेनिंग टेक्निक किसने डेवलप करी थी। नाउ इसके बाद थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं मीजोजोम्स के बारे में। मीजोजोम्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। तो क्या बताया था मैंने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं, उनकी फोल्डिंग्स होती हैं मीजोजोम्स। चलिए उन पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स ना मुझे और लिखवाने थे जो कि हमारी एनसीईआरटी में है एज इट इज, और वो आएंगी, उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो मीजोजोम्स, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं एंड एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। ये जो एक्सटेंशंस हैं वो वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में, लैमेला की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। नाउ थोड़ी सी बात फंक्शंस की कर ली जाए। फंक्शंस, तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ये हमारे मीजोजोम। सेकेंड फंक्शन है दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू दी डॉटर सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। क्या बताया था मैंने, जब भी सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो जो डीएनए होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंपल जो इनका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इन मीजोजोम से आके अटैच हो जाता है। जब वो इन मीजोजोम से आके अटैच हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मीजोजोम वहां पे हेल्प करते हैं उसकी टू रेप्लिकेट, तो उस डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं। सो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू दी डॉटर सेल्स, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनके पास क्या होती है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज के। ओके, क्योंकि यहाँ पे दे डू नॉट हैव ऑर्गेनल्स,
Bacteria do not have mitochondria, right? So they have mesosomes for respiration. ये mesosomes, जो mesosomes है, ये bacteria का mitochondria है, ये कह सकते हैं, because this mesosome contain respiratory enzymes which helps in respiration. Now the next point, ये secretion process में भी help करता है, किसी भी चीज को बाहर secrete करना है, help in secretion process. सिक्रीशन प्रोसेस में इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये किस चीज में हेल्प करता है, एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है. तो बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शन ज्यादा है इसके, ठीक है. तो एज इट इज इनको याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि मेसोसोम इनमें से कौन सी एक्टिविटीज करते हैं और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करते हैं. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बच्चों, ठीक है. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको दोबारा मैंने आपको बताया है. ओके तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. हमने सेल एनवेलप देखा, प्रोकैरियोट्स का, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है. इतने डिफरेंसेस काफी हैं, इसके अलावा नहीं पूछेगा. मेसोसोम्स functions are very important, ठीक है. अंडरलाइन एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले. लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं चीजों को, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में बताऊंगी. थोड़ी सी बात चलिए प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स के बारे में भी कर ली जाए. ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.